अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज अबाउट SL एट्रीब्यूटेड ग्रामर्स एंड 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि आप किस तरह से इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कर सकते हैं, और इसमें हमने एक एग्जांपल भी की थी जिसमें हमने STD के थ्रू एक इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट किया था, और उसी को हमने 3 एड्रेस कोड के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। किस तरह से आप 3 एड्रेस कोड को जनरेट करेंगे फ्रॉम यूजिंग STD। सो हम ये भी डिस्कस किया था कि आपके पास जब 3 एड्रेस कोड होगा तो वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म है कोड की, और उसके बाद आप उस इंटरमीडिएट फॉर्म को डायरेक्टली जो टारगेट मशीन का आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसका एक बेनिफिट ये भी था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का कि आपके पास एक फ्रंट एंड कंप्लीट मॉडल बन रहा है जिसमें आपको जो मशीन टारगेट मशीन है उस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले ही आप एक इंटरमीडिएट फॉर्म रिप्रेजेंट करके उसके बाद आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके और फिर आखिर में आप उसी कोड जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं होगा कि आपके पास लेट्स से सिमेंटिक एनालिसिस होगी, उसके बाद आप डायरेक्ट कोड जनरेट करें, उस कोड को फिर आप बाद में ऑप्टिमाइज़ करें। तो अगर आप ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू आपके पास एक जो मॉडल स्ट्रक्चर है वो कम होगा, यानी आपके पास ज़्यादा जो पार्ट है किसी भी कंपाइलर का वो चला जाएगा टुवर्ड्स बैक एंड। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो कंपाइलर है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो फ्रंट एंड पे रखें, ताकि हमारे पास जो उस कंपाइलर के कोड की रीयूजेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, और सिर्फ हमें जब किसी भी टारगेट मशीन हमारे पास चेंज होगी तो सिर्फ हमें बैक एंड को चेंज करना पड़े, यानी हम सिर्फ उसका कोड जनरेशन का पार्ट चेंज करें, बाकी जो उसका सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है वो वैसे ही रहे, वो मशीन इंडिपेंडेंट हो। तो इससे ये होगा कि आपके पास जो कंपाइलर के जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो आज हम देखते हैं कि जब आपके पास कोई भी 3 एड्रेस कोड होगा तो आप उसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जब आपने उसको लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, मेमोरी में आप उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स की टाइप देखेंगे। हम पहले भी सिंथेसाइज और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं, उसी को हम दोबारा डिस्कस करेंगे, और उसकी बेस पे हम देखेंगे कि आपके पास S एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या है और L एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या है। तो ये आपके पास एक कंपाइलर का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब जो आपके पास 3 एड्रेस कोड की रिप्रेजेंटेशन है वो आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास क्वाड्रपल्स हैं, ट्रिपल्स हैं, ट्री है, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स हैं और डैग है। डायरेक्टेड एक ग्राफिक नोटेशन है आपके पास, एक साइक्लिक ग्राफ है डैग। तो इसको ज़रा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से आपके पास ये एक इनपुट है और इस इनपुट को आप 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से ये इसका एक 3 एड्रेस कोड है। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि 3 एड्रेस कोड कैसे बनेगा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्वियसली इसको जो इनपुट आपके पास जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास STD होगा, और STD के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो आपको कन्वर्ट कर देंगे इनटू दिस 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल के थ्रू देख चुके हैं। तो लेट्स से B मल्टीप्लाई बाई C इज इक्वल टू T1, यानी आपने B और C को, यानी ये B और C ये आपके पास T1 में स्टोर हो गए लेट्स से, और उसके बाद आपके पास है A1 प्लस T1 इज इक्वल टू T, यानी अब आपके पास ये जो T1 और A है ये आपके पास सेव हो गए इन T2, और उसके बाद T3 इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C, ये आपके पास T3 है, और इसी तरह से T4, यहाँ पे T4 होगा, T4 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई T3। तो आपके पास ये D है, D और T3 जब डिवाइड हो गए तो आपके पास ये होगा T4, और अब आपके पास T2 और T4 ने सिंपल माइनस हो रहा है क्योंकि इन दोनों का जो माइनस रोटेशन है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी T5। तो ये आपके पास ये एक 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन है जो भी आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है। ओके, अब देखते हैं कि इसको आप क्वाड्रपल्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको क्वाड्रपल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वाड्रपल्स के लिए आपको एक ऑब्वियसली 2D अरे चाहिए होगी जिसमें आपके पास
4 आपके पास कॉलम्स होंगे और उसमें जो रोज़ होंगी, रोज़ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 5 हैं तो आपके पास 5 रोज़ होंगी। तो अगर आप देखें तो पहली जो आपके पास स्ट्रिंग है वो कह रही है T1 इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C। तो इसमें आपके पास जो रिज़ल्ट है वो T1 में स्टोर हो रहा है, तो हम यहाँ पे T1 रखेंगे रिज़ल्ट में, और इसका जो पहले 2 आर्गूमेंट हैं वो है B और C। तो आर्गूमेंट 1 B है, आर्गूमेंट 2 C है, और इन दोनों के दरमियान जो आप उसका ऑपरेशन हो रहा है डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लगेगा। तो ये जो पूरी एक रो है ये आपके पास पहली जो एक स्ट्रिंग बन रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट है डेट इज़ अगेन A प्लस T1 एंड T2। उसमें अगर आप देखें जो रिज़ल्ट है वो T2 में सेव है। सिमिलरली A और T1 2 आर्गूमेंट्स हैं, यहाँ पे सेव हो जाएंगे, और प्लस ऑपरेशन है। सिमिलरली बाकी भी आपके पास इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको 4 कॉलम्स चाहिए और इसमें आप आर्गूमेंट्स भी बताएंगे और रिजल्ट भी साथ सेव करेंगे और साथ ही आपके पास ऑपरेटर भी होगा, तो इसको हम कहते हैं डेट इज़ क्वाड्रुपल रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेट्स से अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से T6 इज इक्वल टू T5। इसमें अगर आप देखें तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा और ना ही ये यहाँ पे 3 एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर हमारे पास एम्प्टी होगा, कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा। हमारे पास आर्गूमेंट 1 होगा T5, आर्गूमेंट 2 भी एम्प्टी होगा और रिजल्ट आपके पास होगा T6। तो जो चीज़ आपके पास उस इनपुट पे नहीं है, उस इनपुट स्ट्रिंग में नहीं है, उस चीज़ को आप वहाँ पे एम्प्टी रख सकते हैं क्वाड्रुपल्स में। सेम इसी तरह आ जाए। उसके बाद ट्रिपल्स है। अब ट्रिपल्स के नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे और उन 3 कॉलम्स के थ्रू आप यही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे, और ये लेट्स से कुछ इस तरह से होगी। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास क्वाड्रुपल्स है। इसमें ऑपरेटर भी है, आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट 2 भी है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट का जो कॉलम है वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब रिजल्ट के इंफॉर्मेशन को तो आपने सेव करना है किसी न किसी तरह, तो हम जो रिजल्ट की इंफॉर्मेशन है वो उस मेमोरी एड्रेस में सेव कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सेव है। जैसे आपके पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स ऑब्वियसली एक मेमोरी एड्रेस पे सेव होंगे, तो आप उस मेमोरी एड्रेस को यूज़ करेंगे एज अ रिज़ल्ट। तो यहाँ पे देखिए तो B और C 2 आर्गूमेंट्स हैं, और जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लेट्स से उनका जो रिज़ल्ट है वो 23 लोकेशन पे सेव हो रहा है, 23 मेमोरी लोकेशन पे, जस्ट एज एग्जांपल। तो इसका मतलब होगा अब ये जो 23 है ये हमारे लिए अब T1 है। और इसी तरह से जब अगर आप देखें तो उसके बाद यहाँ पे A और T1 आप उसमें ऐड हो रहे हैं और उसकी वैल्यू T2 में सेव हो रही है। तो अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को देखें तो आपके पास यहाँ पे एक आर्गूमेंट A है और दूसरा आर्गूमेंट T1 है। तो यहाँ पर जो T1 है वो एक्चुअली आपके पास 23 होगा। तो यहाँ पे आप T1 का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास 23 मेमोरी लोकेशन है, यह आपके पास प्लस होगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास B और C 2 आर्गूमेंट्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका रिजल्ट जा रहा है 25 में। तो यहाँ पे आपके पास ये T जो है ये आपके पास 25 होगा, और इसी तरह से T4 जो है वो आपके पास 26 होगा। तो ये जो आपके पास वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन है अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस के थ्रू होगी। तो ये जो आपके पास मेथड है इसको हम कहते हैं ट्रिपल्स। ट्रिपल्स के थ्रू भी आप 3 एड्रेस को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद 3 है, उसके बाद आपके पास तो ये देखिए तो आपके पास इसी को हमने यहाँ पे ट्रिपल रिप्रेजेंट किया है। ट्रिपल्स के बाद आपके पास ये एक इनडायरेक्ट ट्रिपल्स है। ये जो मेथड है ये आपके पास इनडायरेक्ट ट्रिपल्स को बता रहा है। यानी अब इसमें देखो तो आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये 0 है, 0 एड्रेस पे 23, यानी ये वाले जो भी आपके पास स्ट्रिंग है, जो भी उसका रिजल्ट है वो 23 पे है। 1 वेरिएबल पे आपके पास 24, 25, 26 एंड 27। यानी अब इसको
ट्रिपल्स को आप एक इनडायरेक्ट ट्रिपल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक्चुअली ये ट्रिपल्स को ही मैप कर रहा होगा। तो एक आपके पास ये मेथड है। उसके बाद आपके पास एक मेथड है ट्री। आप एक सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री के थ्रू भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले आपके पास बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद उसका एडिशन ए के साथ होगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, फिर वो डिवाइड होगा डी के साथ, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आखिर में माइनस होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पूरे जो प्रोसेस है इसके थ्रू आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो लास्ट मेथड है डेट इज़ डैग, डायरेक्ट एक साइक्लिक ग्राफ। तो डैग बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से आपके पास यहाँ पे ट्री की रिप्रेजेंटेशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पे आपके पास कोई जो प्रोडक्शन है या कोई स्ट्रिंग जो है वो रिपीट हो रही होगी, तो उस स्ट्रिंग को बजाय आप मेमोरी में दोबारा रिप्रेजेंट करें, आप उसको डायरेक्ट एक लिंक के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाई सी और b मल्टीप्लाई बाई सी इस पूरे प्रोसेस में 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो हम बजाय यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाई सी करने के, हम यहाँ से डायरेक्ट एक लिंक क्रिएट कर देंगे टूवर्ड्स दिस नोड। उससे हमारे पास ये होगा कि बेसिकली जब आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है तो उससे पहले आपके पास ये वाला प्रोसेस होगा। तो इससे ये होगा कि आपके पास जो मेमोरी है, मेमोरी की कंजप्शन थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये आपके पास जो मेथड है डेट इज़ डैग। तो ये 3-4 मेथड हैं इनके थ्रू आप 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इससे पहले हम एट्रीब्यूट ग्रामर को एट्रीब्यूटेड टाइप्स को देख सकते हैं। आपके पास सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स थे जो कि आपके चाइल्ड से वैल्यू ले रहे थे, और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स थे जो कि आपके पेरेंट्स से वैल्यू ले रहे थे या सिबलिंग से वैल्यू ले रहे होते हैं। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के STTs है। एक आपके पास S एट्रीब्यूटेड STT है और एक आपके पास L एट्रीब्यूटेड STT है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो आपके पास S एट्रीब्यूटेड STT है वो सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स को यूज़ करता है, यानी वो सिर्फ उसमें ये होगा कि चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट के पास आएगी, यानी पेरेंट को कंप्यूटेशन के लिए चाइल्ड की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि आपके पास सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से जो सेमांटिक रूल्स हैं वो हमेशा आपके पास राइट साइड पे लास्ट में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो आपने एक प्रोडक्शन लिखी है और उसके सेमांटिक रूल्स आपने लास्ट में लिखे हैं। तो इसकी जो है ये आपके पास STT है। इसको हम पोस्ट फिक्स STT भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास इसमें आखिर में जो इसके सेमांटिक रूल्स हैं वो लिखे जाते हैं। और इसी तरह से ऑब्वियसली आपके पास जो एवेल्यूएशन होगी डेट विल बी बॉटम अप पार्सिंग, और चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स को वैल्यू चाहिए होगी चाइल्ड से। तो यही आपके साथ बॉटम अप पार्सिंग में सिर्फ यही प्रोसेस है कि जो पेरेंट है वो चाइल्ड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये आपके पास STT या S एट्रीब्यूट्स हैं। अब आ जाए L एट्रीब्यूट्स पे। L एट्रीब्यूट्स आपके पास ऐसे ग्रामर्स हैं, ऐसे STTs हैं जिसमें आपके पास 2 तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यानी उसमें सिंथेसाइज भी होते हैं और इनहेरिटेड भी होते हैं। यानी उसमें ये होगा कि पेरेंट्स को अपनी कैलकुलेशन के लिए चाइल्ड की वैल्यू चाहिए होगी, डेट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने पेरेंट या सिबलिंग से वैल्यू ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास जो L एट्रीब्यूटेड में जो इनहेरिटेड ग्रामर है या इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स है वो अपने सिबलिंग्स से वैल्यू तो लेंगे, लेकिन सिर्फ जो लेफ्ट साइड पे सिबलिंग्स हैं उनसे, वो राइट साइड पे सिबलिंग से वैल्यू नहीं ले सकते। अगर वो वैल्यू लेंगे तो उसका मतलब है वो L टाइप STTs नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, लेट्स से एक आपके पास प्रोडक्शन है तो f.i इज इक्वल टू a.i। तो अगर आप देखें तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आपके पास जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स से वैल्यू ले रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें f जो है वो अपने लेफ्ट साइड एट्रीब्यूट से वैल्यू ले रहा है, डेट इज़ फाइन। f.i इज इक्वल टू d, डेट इज अगेन फाइन। f.i इज इक्वल टू r.i। तो ये जो है ये आपके पास L एट्रीब्यूटेड ग्रामर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने राइट स्लाइड सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है। इसी तरह से इसमें जो आपके पास सेमांटिक रूल्स हैं आप वो कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप प्रोडक्शन के शुरू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं मिडिल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कहीं आखिर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। S टाइप में ऐसा नहीं हो रहा होता। और ऑब्वियसली इसमें जो आपके पास जो ट्रैवर्सिंग होगी वो डेप्थ फर्स्ट होगी
और लेफ़्ट टू राइट होगी, यानी इसमें कुछ इस तरह से होगी। ये आपके पास ट्री है, आप डेप्थ फर्स्ट करेंगे और लेफ़्ट टू राइट पार्सिंग करेंगे। लेफ़्ट टू राइट इसीलिए है क्योंकि आपके पास कोई भी सिबलिंग होगा तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड से तभी वैल्यू देगा जब आप लेफ़्ट टू राइट पार्सिंग करेंगे। ताकि देखें अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो ये जो सी है इसको लाजमी है कि अगर इसको सिबलिंग की वैल्यू चाहिए तो इसके जो सिबलिंग्स ए और बी पहले से कैलकुलेटेड हो जाने चाहिए, तभी ये आपके पास होगा। तो यही एट्रीब्यूट यही जो प्रॉपर्टी है वो एल एट्रीब्यूटेड एसटीटी की है। थैंक यू।